अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ो। एक सवाल होमवर्क कहा था कि आप दोबारा कोशिश कराएं, तो आपने कोशिश की भी होगी और मसला भी कोई नहीं आया होगा। आया है, कोई मसला नहीं आया ना आया। करते हैं डिस्कस करता हूँ, दोनों करता हूँ। इन्वेंटरी मैनेजमेंट तो देख ही चुके हूँ, बार बार प्रैक्टिस कर करके अब तो खुद अपनी इन्वेंटरी भी मैनेज करने लग गए होंगे घर की। अच्छा, कॉस्ट में ना ये शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग रह गया, और लेकिन ऐसा है कि कोशिश तो सही अच्छा पढ़ाने की कर रहा हूँ, और बस इसी वजह से मैं सीवीपी पे ऑलरेडी जो प्लान था उससे मैं ज्यादा ही टाइम लगा रहा हूँ। तो इतनी सब कहानी सुनाने का मकसद यह है मेरा कि क्लासेस तो पढ़ानी ही है। तो एक तो आप कल शाम को आ जाएं, इसके बाद आ जाएं मतलब रुक जाएं, रात तक रुक जाएं। कॉस्ट कह रहा हूं ना। कल इसके बाद आप आएंगे, फिर जब आप जाएंगे तो आपको लगेगा सरियां पीर गया में आए हुए हैं। नहीं 12 तक तो नहीं, 11:45 इस क्लास के बाद कल एक डबल क्लास अगर आप रुक सकें तो, और ऑब्वियसली ज़रा एक्स्ट्रा है तो वो यूट्यूब पे तो दूंगा ही वो क्लास, लेकिन कल इसके बाद एक्सटेंड करके कुछ चल फिर के हाथ मुंह धो के दोबारा बैठ जाना, आगे चाय पिया ना। और तो कल एक डबल एक्स्ट्रा क्लास तकरीबन जैसे FR1 किया करता हूँ 7 बजे तक। और जो लोग अपने अपने घरों को चले जाएं तो वो ये वाली एक्स्ट्रा क्लास जरूर देख के आना, क्योंकि शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग की बेस मैंने बनाई होगी। तो जब मंडे की क्लास आप लेने आए तो ये, क्योंकि ये कल रात को इंशाल्लाह हो जाएंगी अवेलेबल, तो फिर 9-10 के दिन में वो ले लेना क्लासेस। तो कल शाम को फिर एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, ठीक है? इसके बाद बस चलते रहे साथ साथ, बस जहां इतना सब्र किया थोड़ा और हिम्मत से है। क्या हुआ? हो जाएंगे, लेकिन ये ना हो कि मैं आऊं तो यहाँ सब। अच्छा, एक सवाल मैंने वो परसों कहा था, वो आपसे कहा था दोबारा देख के आइए। इस तरह के सवाल जो है ना वो ये कह के छोड़ नहीं देते कि हमसे होने नहीं होने थे, लेकिन अब अगर दोबारा आ जाए तो आप तो हो ना। और उसके अलावा इसमें सारा सवाल बेशक ना हो, लेकिन कोई ना कोई मुश्किल कैलकुलेशन होती है जो फिर किसी सवाल में टेस्ट हो जाती है। तो इस सवाल में मैंने थोड़ी समरी कल बताई थी, दोबारा बताता हूं। ये मैं डिस्कस कर रहा हूं ऑटम 21। इसमें जो मसले हैं जो मुझे लगता है वो सारे डिस्कस कर देता हूं, बाकी आपने कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। इसमें ना 4 कॉलम्स दिए हुए थे, ये एक्चुअली 4 डिफरेंट बजट्स थे। यानी मैनेजमेंट ने, ये मैं किससे बातें कर रहा हूं, किसने की है ये सवाल अटेम्प्ट? ठीक, बिल्कुल ही नहीं हुआ। यानी पीछे से देखने में कोई मुश्किल नहीं हुई ना, आराम से नजर आ गया, सारा आराम से हो गया, सब देख के आराम से लिख लिया है। ये 4 अलग अलग बजट थे और मैनेजमेंट ने 4 डिफरेंट प्रोडक्शन के हिसाब से, सेल्स के हिसाब से ये 4 कॉलम बनाए हुए थे। और पूछा यह था सवाल में कि एक 14,000 वाला कॉलम और एक 16,000 वाला कॉलम, इनके लिए ब्रेक इवन और मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल दें। ये एक्चुअली 2 सवाल थे, यानी वो जो नॉर्मल सवाल होता है ना, तो ये डबल सवाल था। एक बजटेड सेल्स 14,000 रख के और एक बजटेड सेल्स 16,000 रख के, तो ये डबल सवाल था। और हमने डबल सवाल करते हुए फिर डेटा भी वो रिस्पेक्टिव कॉलम वाला लेना था। जब 14,000 का सवाल सॉल्व कर रहे थे तो 14,000 वाला कॉलम यूज करना था, 16,000 का सवाल सॉल्व कर रहे थे तो 16,000 वाला कॉलम यूज करना था। तो ये एक तो मसला ये है कि डबल सवाल था। 14,000 वाले को बताता हूं पहले।
एक सवाल ये 14,000 बजटेड यूनिट्स के साथ है। अब हमें निकालना है ब्रेक इवन, तो ब्रेक इवन के लिए चाहिए टोटल फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कर लें या सीएस जो मर्जी कर लें। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए एक तो सेल प्राइस थी, कमीशन थी डिस्ट्रीब्यूटर की, मटेरियल कॉस्ट थी और कन्वर्जन थी। मटेरियल के लिए आपको उसी कॉलम में टोटल मटेरियल कॉस्ट बताई हुई है, पर यूनिट 14,000 से डिवाइड कर लें, वो आ जाएगी 1350 थी शायद। 14,000 वाले कॉलम में जो मटेरियल, देखिए मटेरियल कॉस्ट तो वेरिएबल ही होती है ना, तो इसलिए उसको पर यूनिट बना लें, तो टोटल जो फिगर दी हुई है ऊपर 14,000 यूनिट्स लिखे में डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगी। और कन्वर्जन की फिगर कैसे निकलेगी, ये कल भी बताया था कि इसमें लगेगा वो बरादरियों वाला हाइलो मेथड, 11,800, 14,000 और 16,000। इसके लिए हमें एक कैटेगरी करनी पड़ेगी फिक्स कॉस्ट के लिए। फिक्स कॉस्ट की कैटेगरी बनेगी ये, 13 से ऊपर और है, 13 से नीचे और है, और वेरिएबल के लिए बनेगी ये। तो इसमें से हमें सिर्फ यही मौका मिल रहा है हाइलो मेथड निकालने का। अब जब आप इससे हाइलो मेथड लगा के ए और बी निकाल लेंगे, बी आ जाएगा 430 शायद और ए आ जाएगा, तो वेरिएबल कॉस्ट इन तीनों में सेम है। तो जब 14,000 का सवाल सॉल्व करेंगे तो वेरिएबल आप यही 430 लेंगे, लेकिन जब फिक्स कॉस्ट लेंगे तो इसका आंसर 43 है, इसका 43 नहीं है, 10% महंगा करना पड़ेगा। तो इसलिए कन्वर्जन में से वेरिएबल 430 इस्तेमाल होगा, लेकिन फिक्स जो है वो इसको 10% महंगा करके होगा। सेल प्राइस और कमीशन के अलावा ब्रेक इवन और मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने में और कोई मसला है तो पूछें। सेल प्राइस और कमीशन के अलावा, चले सेल प्राइस और कमीशन बताता हूं। जब मैं आपको मल्टीपल प्रोडक्ट ब्रेक इवन पढ़ा रहा था ना, तो उससे पहले मैंने आपको दो मिसालों से एक बात समझाने की कोशिश की थी कि अगर टोटल यूनिट्स में से कुछ पे कोई और रेट, कुछ पे कोई और रेट लगना हो, तो या तो रिस्पेक्टिव यूनिट पे वो अलग अलग रेट्स लगा लें या फिर उनका एवरेज कर लें। तो सवाल में कहा हुआ है, ये जो लास्ट पैराग्राफ है, इसकी अंग्रेजी भी कुछ बच्चों को समझ नहीं आएगी, मैं वो समझाता हूं। उन्होंने कहा है कि जितने यूनिट्स हमने बेचने का इरादा किया है, अगर हम बेचना चाहते हैं ना तो हमें डिस्काउंट ऑफर करना पड़ेगा। और डिस्काउंट के लिए कहानी ये रखी है कि जो एक वक्त में 25 चेयर्स खरीदेगा उसको 5% डिस्काउंट देंगे, और जो एक वक्त में 50 चेयर्स खरीदेगा उसको हम 10% डिस्काउंट देंगे, और जो ऐसा नहीं करेगा उसको कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। तो कितने की बेचेंगे, जितने की नॉर्मली बेचते हैं। अब हमें कैसे पता कितने लोग डिस्काउंट लेंगे, तो सवाल वाले ने बता दिया कि 60, 30 और 10 की रेशो में ये मामला चलेगा। ये लास्ट पैराग्राफ की अंग्रेजी पढ़ के देख लें जिनको ये बात समझ नहीं आई थी, और अब भी समझ नहीं आई तो बताइए। हाँ जी, लास्ट पैराग्राफ की अंग्रेजी। अच्छा, अब जो सेल प्राइस है ना, जो अभी इस वक्त दी हुई है, वो लिखी हुई है 3% कमीशन नेट करके। तो हमें अगर देखना है कि डिस्काउंट कितना कितना है, तो पहले तो ग्रॉस सेल प्राइस निकालनी पड़ेगी। तो 14,000 वाले में आप पहले ग्रॉस सेल प्राइस निकालें। बी कितनी हुई है, 2, इसमें से 3% कमीशन लेस हुई भी है, ये 97 है, 3036 और कमीशन चलो जितनी भी है। अब हमने 14,000 में से 60% यूनिट्स को इतने का ही बेचना है, इनमें से 30% यूनिट्स को 5% डिस्काउंट पे बेचना है, और 10% यूनिट्स को 10% डिस्काउंट पे बेचना है। यानी इस टोटल में से इतने यूनिट्स की ये प्राइस, इतने की ये और इतने की ये। तो हम अगर इनका वेटेड एवरेज कर लें और फिर उस वेटेड एवरेज सेल प्राइस को टोटल यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें तो सेल्स आ जाएगी। तो मैंने यही किया है कि वेटेड एवरेज सेल प्राइस ले ली, वो वेटेड एवरेज सेल प्राइस यहां इस्तेमाल। और चूंकि इन तीनों पे फिर कमीशन भी अलग अलग है, तो इसलिए फिर कमीशन की भी वेटेड एवरेज लेनी पड़ी। ये ऐसे किया है 14,000 वाला, और बिल्कुल इसी तरह से 16,000 वाला भी अकॉर्डिंगली वैल्यू से किया है। अब जिन्होंने किया है और मजीद पूछना है तो पूछें। हाँ, एक चीज मैं खुद ही बता देता हूं, 16,000 वाले में ना मैंने ब्रैकेट में मटेरियल के सामने लिखा हुआ है 1350 × 0.95, सोल्यूशन में 1288 शायद, पता नहीं 83, ये ऐसे किया मैं। ये ना मैंने चीज चेक की थी, उसके बाद ऐसा किया था। आप ऐसे ना करें। 1350 कैसे निकाला, 14,000 वाले कॉलम में मटेरियल कॉस्ट को 14,000 से डिवाइड करके। यही सलूक 16,000 वाले कॉलम में भी करें। जो 16,000 वाले कॉलम में मटेरियल कॉस्ट लिखी हुई है उसको 16,000 से डिवाइड करें, यही आएगा 1283 आएगा। तो वो ऑलरेडी रिड्यूस्ड है ना, उन्होंने आपको 4 कॉलम के बजट्स बना दिए। ये थोड़ी कहा है कि हमसे गलत बन गया आप ठीक कर दें। उन्होंने 16,000 में अकॉर्डिंगली फिगर्स ली हुई है, तो वो ऑलरेडी रिड्यूस्ड ही आ रही है।
ये मैंने बस ना उसको वैसे क्रॉस चेक किया था और उसके लिए ब्रैकेट में मैंने ये लिखा था, लेकिन आप 16,000 वाले कॉलम की फिगर यूज करें, वो ऑलरेडी रिड्यूस्ड वाली ही आ रही है जी। दोबारा 20,520 डिवाइडेड बाय ठीक ठीक सही। इस सवाल में और बताएं, किसी ने कुछ पूछना है? कोई कुछ पूछता ही नहीं यार। है जी, सेल प्राइस भी नहीं समझी तो कमीशन भी वैसी की है, वो दी हुई है ना सवाल में उसने, 3 4 5 दी तो ही है। टेबल में देखो ना, या पता नहीं कहाँ कमीशन कितने बताई हुई है। ये लास्ट पैराग्राफ में बताई हुई है ना कमीशन। लास्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन, नहीं इंक्रीज किधर हो जाएगी? हाँ हाँ हाँ, तो 3 से 4 और 5 हो जाएगी। कमीशन तो 3% दे रहे थे। अच्छा 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 अच्छा, ये बाकी भी सुने, हो सकता है किसी के ध्यान में ये बात आई हो। अभी इस वक्त कमीशन, चले वो फिगर निकाली हुई है मैंने, 3% कमीशन दिया करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को। कितने रुपए बने? 91। तो सवाल में लिखा हुआ है कि कमीशन 1% से इंक्रीज हो जाएगी, इसका मतलब है 91 इंटू 1.01। किसी को ये लग रहा है, ये कह रहे हो? ये तो हम कहते हैं जब कोई महंगाई करनी होती है किसी रुपी फिगर में, ये तो डाटा इस तरह का दिया हुआ है कि कमीशन 3% मिलता है, अब उसकी कमीशन 1% बढ़ जाएगी तो 4 हो जाएगी ना। जैसे अगर कोई इंटरेस्ट रेट है 12% और कहा जाए कि जी इंटरेस्ट 1% महंगा हो जाएगा, तो रेट के ही महंगा होने की बात कर रहे हैं ना। तो कमीशन चूंकि सवाल में बताई ही एक परसेंटेज की शक्ल में हुई है 3%, और फिर कह रहे हैं कि जी उसको हम 1% और बढ़ा देंगे, मतलब 4 कर देंगे। एक मैंने कहा था ऑटम 19, ऑटम 19 का पार्ट बी ट्राई करने को कहा था। अगर किसी ने किया है ट्राई तो अच्छी बात है, किसी ने नहीं किया तो ठीक है, उसके लिए जरूरी नहीं है, फिर मैं बता देता हूं। ऑटम 19 क्वेश्चन 1 मिशियाटो प्राइवेट लिमिटेड, इसका मैं आपको पार्ट बी बता रहा हूं। अच्छा, जिन्होंने नहीं भी ट्राई किया अब पढ़ लो यार, मैं करा देता हूं ना, पढ़ ले, सवाल पढ़ ले। ऑटम 19 मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 5 था। इसका पार्ट ए मैंने खुद बोर्ड पे किया था, रग्स और कारपेट थे और इनका ब्रेक इवन और मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल दिया था। इसी का सवाल एक नजर दोबारा देख लें और सॉल्यूशन भी देख लें, फिर मैं इसका पार्ट बी बताता हूं। चले ठीक है, पढ़ लिया। पूछा क्या है? टारगेट यूनिट्स पूछे है ना, तो यूनिट्स तो कारपेट्स और रग्स के मिला के होंगे या दोनों के अलग अलग का प्रॉफिट बताना है? मिला के होंगे। तो हम फिर लगा लेते हैं फार्मूला ये वाला। ठीक है, ये कर लेते हैं। और ये होती है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और चूंकि 2 प्रोडक्ट्स हैं, अभी वो वहां भी बात बता के हटाऊं,
कि हम टोटल यूनिट्स को वेटेड एवरेज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दो प्रोडक्ट है ना, ये यूनिट्स किसके होंगे, सिर्फ कारपेट्स के या सिर्फ रग्स के, दोनों के कंबाइन होंगे। तो इसका मतलब ये टोटल यूनिट्स हैं, तो हम इनको मल्टीप्लाई फिर कारपेट्स और रग की कंट्रीब्यूशन के वेटेड एवरेज से भी कर सकते हैं। और वो निकाला हुआ वेटेड एवरेज पार्ट ए के लिए निकाला हुआ था 1840। ये यूनिट्स कितने हैं पता नहीं, ये 60। अच्छा, जिन्होंने भी सवाल की एफर्ट की है, ये फिगर्स में कोई एतराज, ये समझाता हूं। ये इक्वेशन बड़ी अच्छी थी। हमने कारपेट कितने का बेचना है, अच्छा इसको मैं ना ये एक्स कह देता हूं, यूनिट एक्स है। कारपेट एक कितने का बेचना है 24,000, और कारपेट बेचने कितने हैं इतने, और रग्स बेचना है 4,000 का, और रग्स बेचने हैं एक्स। और ये मैंने फिर से इक्वेशन लिख के बता दी जो बात समझाना चाह रहा हूं। इसमें से एक्स कॉमन ले लें तो वो 8,000 क्या चीज होगी, वेटेड एवरेज सेल प्राइस ना। यही जो बात अभी बार बार समझा रहा हूं, तो वेटेड एवरेज सेल प्राइस यूज कर लें तो भी सेल्स आ जाएंगी। तो टोटल सेल्स या कह लो कि टारगेट सेल्स आ जाएंगी ये। टारगेट सेल्स 8,000 एक्स। एक्स मैंने कहा है टोटल यूनिट्स को, ये इनको मैंने एक्स कहा है। तो टोटल सेल्स ये ठीक है, टोटल यूनिट्स को किसकी प्राइस से मल्टीप्लाई, कारपेट की रग्स की, एवरेज से। ये मैंने एवरेज निकाली। टारगेट पैट कितना है, टारगेट सेल्स का 10%, तो 8,000 एक्स का 10% क्या होगा 800 एक्स। टारगेट पीबीटी कितना है, 800 एक्स को 0.65 से क्रॉस अप कर लो, तो इक्वेशन बन गई 800 एक्स ओवर 0.65। यहां से एक्स निकालना, ये है जी पार्ट बी। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये पता नहीं शायद मैंने कल ये बात बताने की कोशिश की थी, मुझे खुद भी उम्मीद नहीं समझा सका हूँ। यहां पर एक सवाल हो सकता है बच्चों को, मैं खुद बताता हूं। एक है जो सवाल में बजट बना हुआ है, इस बजट में सेल्स कितनी आ रही है 500 मिलियन रुपीस, और इस टेबल में नीचे प्रॉफिट कितना आ रहा है 32.5। पीबीटी पैट, ये पैट आ रहा है, ये इसका कितने परसेंट है, यानी अभी इस वक्त जो बजट बना हुआ है वो इतना है कि हम इतने कारपेट रख बेच लेंगे, इतनी सेल्स कर लेंगे, इतना पैट होगा। और अभी इस वक्त जो बजट है उसके मुताबिक 6.5% बिजनेस पैट कमाने की उम्मीद कर रहा है। आपसे पूछा यह है कि कितने यूनिट्स बेचें कि टारगेट पैट 6.5 की बजाय 10 हो जाए। किसका 10, इसी 500 मिलियन का, या अब वो जो यूनिट्स पूछे हैं उनको बेचने की जो सेल्स होंगी। सवाल की रिक्वायरमेंट की वर्डिंग पढ़े ना, फ्लो में वर्डिंग पढ़े कि मैनेजमेंट कितने यूनिट्स बेचे ताकि पैट 10% ऑफ सेल हो जाए। तो जो यूनिट्स अब बेचेंगे जितने वो पूछ रहा है उनकी सेल्स का 10% हो जाए, या वो जो बजट में सेल्स सोची थी बस किसी तरह 50 मिलियन कमा पाए। देखिए अगर उसने इसी का 10% कहना होता तो कह देता 50 मिलियन कमाना चाहते हैं। हाँ नहीं, जो बजट बनाया था उसके मुताबिक तो ये रिजल्ट है, लेकिन मैनेजमेंट चाह रही है कि हम और बताएं क्या करें, ये पसंद नहीं आया हमें। हम कितने यूनिट्स बेचें कि पैट सेल्स का 10% हो। किस सेल्स का, इसी 500 मिलियन का। नहीं समझ आ रही। अच्छा चलें अंग्रेजी छोड़ें, मैं आपको 2 जुमले बोलता हूं। साल के शुरू में बजट बनाया था ये, जिसमें 500 मिलियन रुपए रेवेन्यू है, और वो पार्ट ए में निकाल लिए थे बजटेड यूनिट्स, वो निकाल लिया था ना 1:4 की रेशो से, पता नहीं 82,500 या पता नहीं ब्रेक इवन था, वो 62,500 बजटेड निकला था। ये 62,500 यूनिट्स बेचने का बजट बनाया था। इस बजट के मुताबिक बिजनेस ने इतना प्रॉफिट कमाना था, लेकिन ये है 6.5% ऑफ सेल्स। मैनेजमेंट को लग रहा है थोड़ा है, हम और प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। ये 6.5 सवाल में बताया नहीं निकालने को, तो मैं समझा रहा हूं ये। अब अगर मैनेजमेंट ये अपनी सेल्स टीम को, एग्जामिनर नहीं मैनेजमेंट अपनी सेल्स टीम को कहे कि नहीं यार ये पसंद नहीं आया, और यूनिट्स बेचो, जाके इतने यूनिट्स बेचो कि प्रॉफिट 10% ऑफ सेल्स हो, तो 10% ऑफ कौन सी सेल्स हो, जो बेचेंगे। 500 का 10% नहीं, हम उनको कहेंगे। अगर 500 का 10% बोलना होता तो हम कहते जी इतने यूनिट्स बेचो 50 मिलियन प्रॉफिट हो जाए। तो अगर वो कह रहा है 10% ऑफ, इतने बेचेंगे 10% ऑफ सेल्स प्रॉफिट हो, तो वो जितने बेचेंगे उन्हीं की सेल्स का ना। तो इसलिए वो उसी को मैंने 8,000 एक्स कहा था और उसी का 10% रखा है। अब करते हैं सवाल एक, ऑटम 10 पढ़ लें।
ये मेरी बुक में होगा क्वेश्चन नंबर 17। नसीम प्राइवेट लिमिटेड का नाम से सवाल है, ऑटम 10 का। ये पढ़ ले, मैं करता हूं बोर्ड पे। हाँ जी, कैसे पता चल रहा है इस टॉपिक का सवाल? पूछ रहे हैं कि कितने यूनिट्स बेचें कि इतना प्रॉफिट कमा सकें। तो हाँ, इसी टॉपिक में ऐसा होता है। अच्छा, इस सवाल को सॉल्व करता हूं। पहले ना एक कहानी समझे जरा। एक बिजनेस जो अभी इस वक्त प्रोडक्ट्स बेचा करता है, उसका इन्होंने बजट बनाया कि 700 मिलियन की सेल्स होंगी, एक साल का बजट, और वेरिएबल कॉस्ट होंगी 410 और फिक्स्ड कॉस्ट होंगी 100। तो प्रॉफिट कमा लेगा बिजनेस 190। फिर इन्होंने सोचा कि चलो क्यों ना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करें। अगर वो प्रोडक्ट हमने लॉन्च कर लिया, जो जो हम सोच रहे हैं वैसा हमने कर लिया, तो हम इस प्रोडक्ट के जितने यूनिट्स बेच पाएंगे इनटू प्राइस, हम इतनी को सेल्स कर लेंगे, फिर इतनी वेरिएबल कॉस्ट लग जाएगी, और इसकी वजह से हमें कुछ नई मशीनें किराए पे लेनी पड़ेगी, उनकी कुछ नई मशीनें खरीद के डेप्शन करनी पड़ेगी, कुछ परमानेंट स्टाफ रखना पड़ सकता है। इन शॉर्ट कुछ और फिक्स्ड खर्चे भी हो जाएंगे। तो इनके लॉन्च करने से टोटल शक्ल क्या बन जाएगी? 850, 495, 130, 225। पहले तो 3 कॉलम्स में फर्क देखे मैंने किया क्या है। अभी इस वक्त जो बिजनेस बेचता है उसके मुताबिक बजट ये है। फिर इन्होंने प्लान किया है कि एक नया प्रोडक्ट भी बना लेते हैं। ये उसकी फिगर्स हैं, ये इसमें शामिल है नहीं। और अगर ये भी वाकई कर लिया तो फिर इनका जो साल का बजट है वो इसकी बजाय ये हो जाएगा 35। अगर क्वेश्चन ये हो कि अच्छा ये 150 और ये 85 क्या है, इस नए प्रोडक्ट के यूनिट्स इनटू सेल प्राइस इनटू वेरिएबल कॉस्ट। अगर सवाल वाला ये पूछे कि नए प्रोडक्ट के नहीं सॉरी, अगर सवाल वाला ये बताए कि एग्जिस्टिंग के हम इतने इतने यूनिट्स बेचने का प्लान कर रहे हैं, वो बेच भी लेंगे, फिक्स कॉस्ट इतनी है, नए प्रोडक्ट की इतनी और हो जाएगी, तो आप ये बताएं कि नए प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स बेचें कि हमारा टोटल प्रॉफिट 225 हो सके। टोटल प्रॉफिट 225 हो सके तो हम सॉल्यूशन करते हुए यहां रखेंगे 225, फिक्स कॉस्ट क्या रखेंगे? 130 है ना, और 700 और 410 भी रखेंगे, और नए प्रोडक्ट पे कितना कंट्रीब्यूशन कमाएंगे पता नहीं, जो भी होगा इनटू उसके यूनिट्स माइनस 130 इज इक्वल टू 225। इसको टारगेट रखेंगे। फिक्स कॉस्ट 130 रखेंगे ना, कि सिर्फ 100 रखेंगे? 130, और पुराने को बेच के जितना कमाएंगे वो भी, और नए के कितने बेचें कि इतना प्रॉफिट कमा लें, इस तरह ही करेंगे ना। और अगर सवाल वाला ये पूछे कि हम नए प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स बेचें कि हम 35 मिलियन एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सकें, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता।
ये नहीं पता क्योंकि शायद ये वगैरह नहीं बताया हुआ। सवाल वाला ये पूछ रहा है कि कितने यूनिट्स बेचे नए प्रोडक्ट के कि हम एक्स्ट्रा 35 मिलियन प्रॉफिट कमा सकें। अब इस फार्मूले में यहां पर क्या रखूं? 35। तो फिर फिक्स कॉस्ट क्या रखूं? 30। बस ये समझाना चाह रहा था कि अगर सवाल में कोई नया काम करने का इरादा है और टारगेट प्रॉफिट किसको रिलेट किया है, तो आपको ये फर्क ढूंढना पड़ेगा कि वो 225 रिक्वायर्ड करवा रहा है या 35 रिक्वायर्ड करवा रहा है। ये सवाल की निशानियों से पता चल जाएगा। और अगर वो 35 वाला सवाल सॉल्व करवाना चाह रहा है तो फिक्स कॉस्ट 30 लेंगे, 130 नहीं लेंगे। पता नहीं, शायद मैं नहीं बता सका। ये नीला वाला कॉलम सिर्फ डिफरेंशियल चीजें हैं ना। नीला कॉलम नजर आ रहा है? ये डिफरेंशियल चीजें हैं ना सिर्फ, है ना? क्या कौन सी क्या क्या डिफरेंशियल है इसमें? चल सही है। और काली वाली फिगर कौन सी? अच्छा, मैं उन वाली काली का पूछ रहा था। तो ये जो नीला वाला कॉलम है ये डिफरेंशियल चीजें सिर्फ नए प्रोडक्ट से रिलेटेड, एक्स्ट्रा क्या फिक्स कॉस्ट होगी, एक्स्ट्रा क्या यूनिट्स और सेल्स होंगी। अगर सवाल वाला कुछ इस तरह से सवाल डिजाइन कर रहा है कि जिसमें आपको एग्जिस्टिंग का डेटा भी बताया हुआ है और वो डिजायर्ड ग्रैंड टोटल प्रॉफिट पूछना चाह रहा है, तो इसका सवाल सॉल्व करते हुए हम ये वाली चीजें इस्तेमाल कर रहे होंगे। और अगर डेटा भी सिर्फ इसका बताया मेनली और रिक्वायर्ड भी वो ये पूछ रहा है कि 35 और कमाना चाहते हैं, तो फिर हम इस इक्वेशन में सिर्फ नीला वाला डाटा यूज कर रहे होंगे। 100 बताई हो, बता ही रहे, हम 30 यूज करेंगे। नहीं समझ आई अभी? चले, अभी भी अगर कुछ कच्चा कच्चा समझ आया ना तो एक मैं सवाल सॉल्व कर दूं, फिर दोबारा से बात करने की कोशिश कर लूंगा। इसको करता हूं मैं सॉल्व। रिक्वायर्ड क्या है कि नए प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स बेचें। अच्छा, ये लिखा तो नहीं है कि नए के कितने बेचें, लेकिन ऊपर डाटा है ही सारा नए का, ताकि क्या हो सके, टू अचीव टारगेटेड। ये पूछ रहा है, ये नीला वाला पूछ रहा है टारगेटेड इंक्रीज ऑफ 4.5 मिलियन। और डाटा भी हमें इसी का दिया हुआ है, इसका तो डाटा ही नहीं दिया हुआ। थोड़ी बहुत चीजें बताई हैं एग्जिस्टिंग की, लेकिन एग्जिस्टिंग की कहीं आपको सेल प्राइस वगैरह बताइए, तो फिर आप ये ब्लैक वाला कॉलम तो वैसे भी नहीं बना सकते। तो अब हम इस इक्वेशन के अंदर सिर्फ ये डिफरेंशियल वाली चीजें ले रहे होंगे। और चलो, इक्वेशन तो बनाई हुई है मैंने, यूनिट्स पूछे है ना, तो ये वाला फॉर्मूला ये मैं कर रहा हूं ऑटम 10। क्या क्या पता है इसमें से? ये यूनिट्स कितने के बेचेंगे पता नहीं, -1 यूनिट बनेगा कितने का पता नहीं, यूनिट्स कितने बेचेंगे ये तो पता ही नहीं, टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी होगी पता नहीं, इज इक्वल टू टारगेट ये क्या किया, पीबीटी बनाया ना, 35% टैक्स रेट है तो उसको पीबीटी बनाया। तो अब इसमें ये हमने 30 लिखनी है फिक्स कॉस्ट की 130 30। चलें तीनों चीजें कर लेते हैं, फाइन। अच्छा, मैंने इसको ना वर्किंग वन इसलिए लिख दिया है कि सेल प्राइस कितनी है, उन्होंने कहा है कि वेरिएबल कॉस्ट पे 25% डाल लेना, तो बस जहां वेरिएबल कॉस्ट निकाली होगी उसी में सेल प्राइस भी बना लेंगे, इसलिए मैंने वर्किंग वन फिक्स कॉस्ट। अच्छा, अब ये जो इतनी सारी बात बताई है, ये इसमें कुछ समझा सकता हूं कि इसमें हमने 30 यूज करना है, 130 नहीं? ठीक है, वर्किंग वन पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट क्या क्या है। चलें जी शुरू से, वेरिएबल कॉस्ट कहां कहां क्या क्या है। एक यूनिट बनाने के लिए मटेरियल लगेगा, और मटेरियल भी लगेंगे दो तरह के, लोकल लगेगा कितना, आधा किलो लगेगा और ये होगा 150 वाला, और इंपोर्टेड लगेगा 1.3 किलो 750 वाला। 975। और डायरेक्ट लेबर भी लगेगी कितनी, 2 घंटे लगेंगे, 300 पर आवर वाला 600। वेरिएबल ओवरहेड भी लगा दें, 200 पर लेबर आवर, तो 2 घंटे इंटू 200 400। यहां तक कोई परेशानी और कुछ? सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन में भी है वेरिएबल, उसके अलावा बताएं और कुछ, लिखता हूं मैं वो, उसके अलावा कुछ। एक यूनिट बनाने में सब लगेगा ऑलरेडी, पर यूनिट करके दिया हुआ है, लेकिन और कुछ थोड़ी सी प्रोसेस कॉस्टिंग दोहराएं,
हाँ जी, ये जो लॉस होगा इसकी स्क्रैप वैल्यू भी है, तो वो इसमें से लेस हो जाएगी। कितनी है स्क्रैप वैल्यू? कितनी है? 80 रुपए पर किलो। तो हमें देखना पड़ेगा कि कितने किलो जाया होगा। तो कितने किलो जाया होगा? एक यूनिट के लिए इनपुट कितना लगेगा? लोकल 0.5 और इंपोर्ट 1.3। लेकिन प्रोडक्ट का वजन कितना होगा? तो 0.2 किधर जाएगा? ये हो जाएगा लॉस। अच्छा, अब ये जो 0.2 लॉस होगा ना, ये दो तरह का होगा। इसमें से कुछ जो है वो चिड़ियां ले जाएंगी, एवेपोरेट हो जाएगा, तो हवा में गया ना। कितना? 5% ऑफ। कितना? 0.09। 0.2 किलो होगा जाया। लेकिन ये ना पहले भी एक अबाबिल फूड वाला सवाल कराया था, उसमें लॉस के दो हिस्से थे, कि एवेपोरेशन थी और एक रिजेक्शन थी। तो इसमें भी ना ऐसे ही कहा हुआ है कि ये लॉस तो हमें यहां से नजर आ रहा है, लेकिन इसका ब्रेकअप ये है कि जो एवेपोरेट होगा वो तो गया ना, वो तो हवा में गया, लेकिन बाकी ये होगा जो वेस्ट है वाकई, और इस वेस्ट को हमने 80 रुपए किलो का बेच पाना है। जो एवेपोरेट होगा वो तो नहीं ना सेल होगा, ये जो बाकी वेस्ट बच जाएगा इस 0.2 किलो में से, ये वेट लॉस होगा और ये रिजेक्शन वाली चीज होगी, तो इसको हम 80 रुपए का बेच लेंगे। 8.8। और कुछ वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट होगी 359। तो वेरिएबल कॉस्ट बन गई 2400.2। ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई, और सेल प्राइस भी इसी से ही बना लेते हैं। कंपनी 25% इसमें ऐड करती है, तो इसको 25% बढ़ा दें। ये आ गई सेल प्राइस। एडिशनल वाली ही निकालेंगे ना। वो वाली वर्किंग नोट कर लें, फिर ये फिक्स कॉस्ट बताता हूँ। है जी, 5% ऑफ इनपुट ना, 1.8 का 5%, और ये इसमें से बाकी। अच्छा, वैसे अगर वो और करें तो इन दोनों को अगर आप एक जैसा भी समझ लें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि आइसक्रीम वाला सवाल किया था टारगेट कॉस्टिंग में, तो वो भी कुछ ऐसा सही काम हो रहा था। उसमें भी यही था कि 14% ऑफ टोटल सेल्स प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो इसलिए मिलते जुलते ही काम है दोनों, टारगेट कॉस्टिंग और ये। यानी कि उसमें इतना जमीन आसमान का फर्क नहीं है कि आपको ये पहचानना पड़े कि सवाल ऐसे सॉल्व करना है कि वैसे सॉल्व करना है, एक ही तरह से ही हो रहा है। वो आइसक्रीम वाला ऐसे ही किया था। वो कल कुछ बच्चे पक्का पक्का दावा कर रहे थे कि फोरकास्ट बड़ा जबरदस्त है और बहुत तेज बारिश होगी, और यहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे। नहीं, और भी था, उधर बैठा हुआ था, पता नहीं F1 में शायद। चलिए जी, वर्किंग वन नोटेड। फिक्स कॉस्ट ढूंढे सवाल में कहाँ है? पहले पैराग्राफ में, तो यहाँ 3 मिलियन लिख दो, 3 मिलियन लिख दो। FR 1 पढ़ के बर्बाद कर दिया सारा। 3 मिलियन एक्सपेंस है। प्लांट में अपग्रेडेशन होगी तो वो तो प्लांट की कॉस्ट में ऐड होगा, एक्सपेंस तो नहीं है। आगे चले, 0.1 2 3
क्या? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन लेंगे हम कितनी? कितनी? सिर्फ 3 मिलियन वाले पे लेनी है डेप्शन, एग्जिस्टिंग पे क्यों नहीं? क्योंकि वो तो पहले ही है जो डेप्रिशिएट हो रहा है, वो वाला तो ये है। हमने एडिशनल वाले फिक्स कॉस्ट लेनी है, तो सिर्फ 3 मिलियन वाले पे डेप्शन लेनी है। नहीं, 3 मिलियन उसमें हमने अपग्रेडेशन करानी होगी ना, तो इसकी वजह से एक्स्ट्रा डेप्शन तो वही है। बाकी 10 मिलियन पे तो पहले भी डेप्शन होती थी, अब भी होगी। होती तो बता देते ना, वो वही है जो पहली मशीन है। यानी आप कह रहे हैं कि ये यूज करूं? इत्तेफाक से फिगर्स भी देखो भी आगे। हाँ नहीं, बात इसकी वजह से नहीं है। बात यह है कि जितनी फिक्स कॉस्ट पहले होती हैं वो होती हैं। अगर ये नया प्रोडक्ट लॉन्च किया तो एडिशनल फिक्स कॉस्ट क्या होंगी? तो जो फिक्स कॉस्ट बिजनेस की पहले थी वो है, हम सिर्फ ये एडिशनल वाला पोर्शन ले रहे हैं। तो इसलिए 3 मिलियन वाला पोर्शन डेप्रिसिएशन। 0.4। जब ये नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया तो हमारा हर महीने 150,000 फिक्स कॉस्ट हुआ करती है, और अगर इसको लॉन्च कर दिया तो 170 हुआ करेगी। तो हमने कौन सी चीज लेनी है? 20 लेंगे हम। ये 150 है, इट विल इंक्रीज टू 170, तो 20 लेना है हमने। वर्डिंग दोबारा देखें, अभी हमारा एग्जिस्टिंग पर मंथ 1.5 लाख खर्च हुआ करता है, नया प्रोडक्ट आएगा तो यही इंक्रीज टू 170 हो जाएगा, तो 20 एडिशनल फिक्स कॉस्ट आएगी ना, तो 20,000 पर मंथ है ना। और कोई फिक्स कॉस्ट? 540 तो यहां से यूनिट्स टू बी सोल्ड आ जाएंगे। लगता है बारिश होने वाली है, छुट्टी दे दे जी। हाँ जी, एक सवाल यहां पर आना चाहिए था, चलें आ ही गया आखिर। इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है कि जब नया प्रोडक्ट बनाना शुरू करेंगे तो वो हमारी फैक्ट्री की 20% जगह वो सारी मेहनत घेर लेगी, तो इसका क्या करें? 40% घेर ले। हमने तो देखना है फिक्स खर्चे क्या क्या एक्स्ट्रा होंगे, तो वो तो ले लिया हमने। देखें, हमने ये फिक्स खर्चे जो एक्स्ट्रा होंगे वो ले लिए ना। अब इसको काम करने वाले लोग मेहनत जगह कितनी घेरेंगे, जितनी मर्जी घेरें। हमने तो देखना है कि फिक्स कॉस्ट एक्स्ट्रा क्या होगी, तो वो तो ले लिए। रिपीट कर दो। कौन किधर? सिर्फ ये पॉइंट समझ नहीं आया? 20% वाला या ये सारा? ये आ गया? पूछ लूं? पहले प्लांट 10 मिलियन का था तो उसकी डेप्रिसिएशन हुआ करती थी 1 मिलियन। इस प्लांट पे हमें 3 मिलियन इसकी वजह से अपग्रेडेशन करनी पड़ेगी, तो इतनी डेप्शन मजीद हो जाएगी। नया प्रोडक्ट सिर्फ इस पोर्शन ऑफ प्लांट पे बन रहा होगा, या सारे प्लांट ही इस्तेमाल हो रहा होगा? सारा प्लांट हो रहा होगा ना इस्तेमाल, या हो सकता है आधा प्लांट इस्तेमाल हो रहा हो। तो ये जानने से क्या फर्क पड़ रहा है कि आधा इस्तेमाल हो रहा है कि पूरा इस्तेमाल हो रहा है? हमने फिक्स कॉस्ट में कौन सी फिगर लेनी है? जो एडिशनल डेप्रिसिएशन पड़ेगी। इस बात के जानने से कि इस प्लांट में हमने इंप्रूवमेंट तो करनी होगी, लेकिन आधा प्लांट इसी के लिए इस्तेमाल हो जाया करेगा। क्या फर्क पड़ा इस बात को जानने से कि आधा प्लांट इसी के लिए इस्तेमाल हो जाया करेगा? नहीं समझ आ रही? इस नए प्रोडक्ट के कॉलेज है, इस कॉलेज में जो भी कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं, इस कॉलेज की फिक्स कॉस्ट है। अगर एक नया कोर्स पढ़ाया जाए और उसके लिए कमरा अलग बनाया जाए, लेकिन इस बिल्डिंग का किराया जितना पहले था अब भी उतना ही होगा या चेंज हो जाएगा? है एक कोर्स और पढ़ाना था, एक क्लासरूम दीवार बना के क्लासरूम बना लिए, इस पूरी बिल्डिंग के किराए पे क्या? तो उस नए कोर्स ने इस बिल्डिंग में कितनी जगह घेरी, इसका फर्क सिर्फ इस बात पे पड़ रहा है कि एक्स्ट्रा खर्चे कौन से पड़ने हैं वो बताएं। नए गार्ड लाना पड़ेगा, नए टीएस लाना पड़ेंगे, सिर्फ ये एक्स्ट्रा खर्चा पड़ेगा ना। उस स्पेस में मजीद जगह इस्तेमाल होनी चाहिए, होती रहे। तो जो नया प्रोडक्ट बनाने की मेहनत होगी उसमें एक्स्ट्रा खर्चा होगा, उसकी वजह से डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा आएगी, वो ले ली। हमें जो 1.5 लाख पर मंथ खर्चा पड़ा करता था, अब 170 पड़ेगा, 20,000 एक्स्ट्रा होगा, वो ले लिया। खर्चे ही एक्स्ट्रा लेने थे ना। फिजिकली जगह कितनी घेर रहा होगा वो काम, जितनी मर्जी जगह घेरे। तो इसलिए इस सेंटेंस का कुछ भी नहीं करना था। इकट्ठी डेप्शन क्यों बताई होती, यानी टोटल डेप्शन बताई होती? 20% का कोई इस्तेमाल नहीं किया है, नहीं किया। डेप्रिसिएशन हमने सिर्फ इसके ऊपर क्यों ली?
क्योंकि जो प्लांट 10 मिलियन का है वो पहले भी डेप्रिसिएट होता है, अब भी होगा, तो हमने सिर्फ एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट ली है। अगर क्वेश्चन में ये कहा होता कि वही वाला प्लांट यूज हो जाएगा, कोई अपग्रेडेशन नहीं करनी पड़ेगी, तो फिर डेप्रिसिएशन, फिर हम ना लेते डेप्रिसिएशन। क्यों? क्योंकि पहले भी 1 मिलियन डेप्रिसिएशन हुआ करती थी, अब भी 1 मिलियन होगी, और अगर कहा जाए कि वो प्लांट आधा उसी के लिए इस्तेमाल हो जाया करेगा तो कोई बात नहीं, पहले भी 1 मिलियन डेप्रिसिएशन होती थी, अब भी 1 मिलियन डेप्रिसिएशन होती है। तो हमने सिर्फ ये वाली डेप्रिसिएशन इसलिए ली है क्योंकि और खर्चा होने से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और हुआ करेगा, तो वो हम एडिशनल वाला यूज कर रहे हैं क्योंकि ये नीले वाले के ऊपर सवाल है। आंसर क्या निकला? 1 2 चले, काफी नहीं, पॉइंट्स काफी हैं जी। वो थी और चीज जिसमें हम अपोर्शनमेंट करते थे कि किस किस डिपार्टमेंट में कितना ओवरहेड जाना है। यहां पर हम नीला वाला कॉलम बना रहे हैं, इसलिए हमने सिर्फ एडिशनल वाले फिक्स्ड ओवरहेड लिए। हम कौन सा यहाँ डिपार्टमेंट्स में बांट रहे हैं? हम कहीं डिपार्टमेंट तो नहीं है ना जिनमें बांट रहे हो, हम ये नीला वाला पोर्शन सॉल्व कर रहे हैं ना, ये इससे पता चला है। तो हमने फिर फिक्स्ड ओवरहेड भी लेने हैं जो इसकी वजह से एक्स्ट्रा होंगे। अच्छा, इसी सवाल का एक एडवांस वर्जन होमवर्क, एक होमवर्क है लेकिन करना है, वो है जी इसी चैप्टर में सवाल आइडियल के नाम से होगा, ऑटम 16। मेरी बुक में क्वेश्चन 11 है, आइडियल केमिकल्स के नाम से ऑटम 2016 टर्म का सवाल है। इसी को देख के बनाया होगा एग्जामिनर ने, लेकिन उसको थोड़ा सा एडवांस कर लिया। ये होमवर्क है, करना जरूर है यार। हाँ जी बोलो। जी थर्टी, क्योंकि इसी की वजह से 40 बढ़ेगा और 10 बचेगा, तो 30। नहीं, आपके बात एलोकेशन की नहीं है, बात यह है कि एडिशनल क्या हो रहा है। तो जो बात आप कर रहे हैं उससे एडिशनल 40 प्लस और 10 माइनस हो रहा है ना। अच्छा, वैसे मैंने कहा तो नहीं है कि अल्लाह हाफिज। चले आपके इस कॉन्फिडेंस के ऊपर अल्लाह हाफिज।